हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न पत्र नंबर 7 है। ठीक है, सामान्य अध्ययन आपको ये एडिटोरिया बुक का है, बिहार दरोगा का है। ठीक है, जिसमें आपको 100 प्रश्न होंगे एग्जाम में, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय मिलता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न 7वां सेट है, 6 सेट हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 7। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला है कि जैमिनिया उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो देखिए, जैमिनिया उपनिषद जो है वो आपको सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सामवेद, सामवेद सही होगा। ठीक है, और सामवेद के बारे में हम लोग देखें तो इसको कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इसको। और इस वेद में, सामवेद में देखा जाए तो कुल जो है 1875 ऋचाएं हैं। ठीक है, और आगे देखें अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट है गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नासिक अभिलेख से है। ठीक है, गौतमी बलश्री का संबंध जो है वो आपको नासिक अभिलेख से है। और ये अभिलेख जो है वो आपको सातवाहन कालीन घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, सातवाहन कालीन घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो प्रमाण है R37 का कब्रिस्तान का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से हुआ है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वहां मृतकों के संबंध में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1921 में और ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता वो है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीर। हल को सीर नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में, सीर। और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है, ये क्या था, तो ये था कृषि भूमि, सीता। ठीक है, कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। और देखा जाए तो इस काल की जानकारी जो है हमें सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। तो न्याय का जो घंटा लगवाया था वो इल्तुतमिश ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। दिल्ली के वास्तविक संस्थापक जो है उसको इल्तुतमिश को ही माना जाता है वास्तविक संस्थापक। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ठीक है, और इसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था और इसी ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है। तो ग्रेट रिबेलियन के जो लेखक हैं वो है अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक। ठीक है, चलिए अगर बी डी सावरकर के बारे में देखें तो इन्होंने लिखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर आपको कुछ बुक्स और हैं जैसे कि द सेपॉय म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, फिर आपको एस एन सेन ने लिखा था 1857 नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई थी वो 1925 में हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। ठीक है, और ये जो किया गया था एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, एम एन रॉय के प्रयास और सत्यभक्त के नेतृत्व में इसका किया गया था। ठीक है, 1918 में अगर देखें तो यहाँ पे हुआ था मद्रास मजदूर संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1818 में मद्रास मजदूर संघ और फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन दोनों का हुआ था। ठीक है, और 1920 में अगर हम लोग देखें तो इस समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में। ठीक है, और ये अधिवेशन जो है वो आपको बनारस में आयोजित हुई थी, बनारस में आयोजित हुई थी। और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? 1937 में कुल 5 प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें 5 प्रांत ऐसे थे जहां पे उन्हें पूर्ण बहुमत मिली थी। ठीक है, और इन 5 प्रांतों को देखा जाए तो वो है मद्रास, फिर संयुक्त प्रांत, फिर मध्यम प्रांत, बिहार और उड़ीसा, ये थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल जो था, अगर हम लोग देखें लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल, तो वो था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। और लॉर्ड वेलेस्ली का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पेशवा के साथ बेसिन की संधि, फिर आपको टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय मराठा मराठा युद्ध, ये सब थी। ठीक है, चलिए इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गंडमक की संधि। गंडमक के संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और इसी में देखा जाए तो ये जो युद्ध हुआ था वो 1878 से लेकर 80 के बीच हुआ था। ठीक है, और इस समय लॉर्ड लिटन जो थे उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति जो है वो गंडमक की संधि से हुई। और इस संधि के बाद जो था कि अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? बिहार में लोटा विद्रोह जो है किस स्थान पर हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में, 1856 में हुआ था। और वहां जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था उसके बारे में देखें तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है, नेहरू समिति का जो गठन कब किया गया था? तो नेहरू समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में गठन हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संविधान के रूपरेखा तैयार करना। और इस समिति में एनी बेसेंट जो थी वो शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवियन डेरोजियो। विवियन डेरोजियो। ठीक है, ये आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मांडले में, ऑप्शन नंबर डी, मांडले में की गई थी। 1908 में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल यानी बर्मा में रखा गया था। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी नहीं बनाती है? तो एस्च्यूरी नहीं बनाने वाली जो नदी है इन ऑप्शंस में वो है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली जो महानदी है वो एस्चुरी नहीं बल्कि डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण। चलिए नेक्स्ट देखें। अगले प्रश्न की ओर मूव करें तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है?
अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। चंबल जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनारस, गोदावरी, कृष्ण नदी, कृष्ण, फिर नर्मदा और ताप्ती, ये सब जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं है? इसका उत्तर देखें, लैगून झील कौन सा नहीं है? तो यह है पेरियार झील, ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील। ठीक है, देखिए, समुद्र से पृथक होकर जो तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झील है, उसी को लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण है आपको चिल्का झील, फिर आपको पुलकित झील, अष्टमुडी झील, ये सब जो है आपको लैगून झील है। ठीक है, पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, जो एक कृत्रिम झील है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है भारत। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह होता है, वो सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, और शीतकाल में इनकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, शीतकाल में उल्टा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सर्वाधिक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। जो विकल्प दिए गए हैं उपयुक्त विकल्प में देखा जाए तो घनत्व जो है वो सर्वाधिक किसका होगा? तो शुक्र का होगा। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अगर हम लोग क्रम देखें घनत्व के अनुसार, तो ये आपको शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, घट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से भी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो इनमें से सभी। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आपको आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट, और साथ में कहा जाए तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, और ये जो है 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलायू। ऑप्शन नंबर डी, किलायू। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। और सक्रिय जलवायु ज्वालामुखी जो है उसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में कुल 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, इसमें अगर ये देखा जाए इटना, इटना जो है, इटना, फिर आपको स्ट्राम्बोली, ये दोनों जो है आपको इटली में है। ठीक है, इटली में है। और फिर आपको कोलिमा, कोलिमा जो है ये आपको मैक्सिको में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश, इस नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो अपकेंद्रीय बल जो सर्वाधिक होती है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल जो है वो सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकेलती है। और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर वायुदाब कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। और देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है
वो 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन कमेटी का संबंध हम लोग देखें तो यह है जनसंख्या नीति से। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नीति से। शैक्षिक सुधार के बारे में देखें तो यह है कोठारी समिति से, कोठारी आयोग जिसको कहा जाए, कोठारी समिति। ठीक है, और फिर आपको बैंकिंग सुधार जो है ये आपको है नर्सिंग समिति से। ठीक है, नर्सिंग समिति। फिर आपको अप्रत्यक्ष कर जो है वो आपको केलकर समिति से है, केलकर समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1990 में। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ठीक है, और इसमें कहा जाए तो अति लघु लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। चलिए अगला देखें। तो ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर देखें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन। देखिए, ऐसा स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी दोनों स्थिति साथ साथ बनी रहे उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीमा जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40% हो सकती है। ठीक है, वाणिज्य बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नकद, सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 40% हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? समाजवादी समाज का स्थापना करना था किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का था उद्देश्य। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो 1956 से 1961 तक था। ठीक है, और ये योजना जो था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा, ठीक है, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना और इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों का प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर और विद्युत कर ये दोनों जो है आपको ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्थायी मित्यवता समिति का नाम से किस समिति को जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराकलन समिति। स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्राकलन समिति का जो स्थापना हुआ था वो जॉन मैथाई की सिफारिश पर हुआ था। कब? तो 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 ईस्वी में किया गया था इसका स्थापना और इसमें कुल 30 सदस्य थे। ठीक है, सदस्य कितने थे? 30, जो केवल लोकसभा के होते थे। और इस समिति को अस्थाई मितव्यता समिति के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? ठीक है, राष्ट्रगीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। देखा जाए तो संविधान सभा का जो कार्य था, ठीक है, संविधान सभा का कार्य, इसने 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। फिर आपको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया।
फिर 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रगीत को अपनाया, ठीक है? और फिर आपको संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, वो आपको हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उद्देशिका। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? और भी देखा जाए तो अमेरिका से जो लिया गया है उसमें आपको मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उद्देशिका पर विचार जो है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये गलत होगा, ठीक है? देखिए, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, ये गलत होगा। और सही इसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है? और राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। और इसके बारे में देखें तो महाभियोग के आरोप जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इनमें आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य, जिस सदन पे आरोप लगाया गया है, ठीक है, उसका 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का सूचना देना चाहिए, ठीक है? महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ये दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच दूसरा सदन करेगा, ठीक है? चलिए, और इसमें है कि अगर दूसरा सदन में चला गया फिर तो क्या होगा कि यदि दूसरा सदन इन आरोप को सही पाएगा तो महाभियोग का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। तो राष्ट्रपति का प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान का सुझाव किस समिति ने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, ठीक है? इसने इसका जो गठन हुआ था जीवी के राव समिति का, वो हुआ था 1800 नहीं सॉरी, इस जीवी के राव समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1985 में, ठीक है? 1985 में हुआ था। और इस समिति ने सर्वप्रथम जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यानी एससी एसटी के आयोग का जो गठन हुआ था वो संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65वां था, ठीक है? 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में पारित किया गया था और इसके तहत अनुच्छेद 338, ठीक है, अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है? और फिर इसमें देखा जाए तो इसमें पुनः जो है 2003 में 89वें यानी 89th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत नामक जो है 2 नए आयोग बना दिए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो जो शास्त्रीय भाषा नहीं है तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो जो संवैधानिक अंतर्गत नहीं आते हैं इसका उत्तर देखें तो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है? ये दोनों
नहीं आएँगे। उत्तर इसका जो देखा जाए इसमें डिस्क्रिप्शन तो संवैधानिक निकाय के बारे में देखें तो भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है? और वित्त आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब जो है संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में देखें तो उसमें आपको राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब जो आएंगे वो आएंगे आपको गैर संवैधानिक निकाय में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अगर 324 में देखें, ठीक है, अनुच्छेद 324 में तो इसके तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है और पंचायत चुनाव कराने का दायित्व जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु स्टेशन। ठीक है, तारापुर परमाणु स्टेशन है। देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन है? तारापुर। तो ये महाराष्ट्र में है और इस ऊर्जा स्टेशन से 1969 से विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा है। कब से? तो 1969 यानी 1969 से विद्युत उत्पादन का कार्य यहाँ पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया? स्पुतनिक 1 को रूस ने कब लॉन्च किया था? तो ये किया था 1957 में। ऑप्शन नंबर बी 1957 में लॉन्च किया था 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर को 1957 को इसको लॉन्च किया गया था और अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को किया गया था। चंद्रमा के सतह पर पहुंचा था और चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन था? तो वो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो श्रृंगार शतक पुस्तक लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि। ठीक है, देखिए भर्तृहरि थे शतक पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दिव्यांगता दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांगता दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नहरों का देश। नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो नहरों का देश के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान को जाना जाता है नहरों के देश के नाम से। फिर आपको बांग्लादेश के बारे में देखें तो इसको नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, फिर ये हो गया नदियों का देश। फिर आपको भूटान के बारे में देखें तो भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी मुखुर्ती। ठीक है, मुखुर्ती जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है बल्कि ये आपको तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक। जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक है। जैसे कि वैसे प्रदूषक जो कि सूक्ष्मजीवी गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1981 में पारित किया गया था वायु प्रदूषण का रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है आपको लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए
लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी, ठीक है। फिर आपको हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ है आपको मणिकर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोनार। सोनार 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? सोनार 64 जो है किस फसल की प्रमुख किस्म है? इसका उत्तर होगा ये गेहूं का प्रमुख किस्म है, ठीक है। गेहूं, आपको गेहूं का प्रमुख किस्म और भी अगर देखा जाए तो गेहूं में आपको हो गया सोनार 64, फिर लार्मा रोजो, फिर सोनाली, फिर पीबीडब्ल्यू 502, फिर शिवालिक एचएस 420, ठीक है, एचएस 355, ये सब जो है गेहूं के किस्म है, ठीक है। चलिए धान का भी अगर हम लोग देखना चाहें तो धान का जानते हैं क्या क्या है, तो पूसा 44, पूसा 834, पंत 12, फिर मालवीय 3022, फिर आपको सरजू 52, ये सब जो है आपको धान का किस्म है। नेक्स्ट है कि जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी स्नायु। स्नायु कहा जाता है। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य के अंतःकंकाल का निर्माण होता है, ठीक है। और ये सभी अस्थियां जो है वो आपस में जुड़ी होती हैं और अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य जो है वो स्नायु करते हैं। स्नायु जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाए तो उसको कहा जाता है लीगामेंट, ठीक है, लीगामेंट कहा जाता है। फिर आपको कंडरा जो है, कंडरा जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं, फिर पेशियां, पेशियां जो होती है वो मसल्स, उसको वो ये जो है मतलब कंडरा और पेशियों को जो है वो अस्थियों से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? कौन सा है जो उपार्जित लक्षण है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी शरीर का वजन। किसी जीव के वे लक्षण जो उसके पिता अथवा माता से जन्म के साथ ही मिलते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, जैसे कि त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, बालों का प्राकृतिक इत्यादि, ठीक है। और देखा जाए तो वे लक्षण जो बाह्य वातावरण में रहन सहन के पश्चात प्राप्त होता है वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, जैसे कि शरीर का वजन बढ़ाना या घटाना आदि। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। देखिए इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं और कहा जाए तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है और ये हार्मोन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। फिर आपको इंसुलिन जो है वो हार्मोन की अनियमितता होने पर मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है वोल्टियस सेल। वोल्टियस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टियस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में जो उपयोग होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता जो ऑप्शन दिया गया है उसमें होगा आपको ऑप्शन नंबर डी शहद की होती है, ठीक है। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली जो आप सापेक्ष गति का विरोध करता है उसको श्यानता कहलाता है। श्यानता का जो एसआई मात्रक है वो है पॉइज, ठीक है। और इसमें अगर श्यानता का क्रम हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा हो गया आपको शहद का, फिर इससे कम होगा आपको रुधिर का, रुधिर, फिर इससे कम होगा आपको जल का और इससे कम होगा आपको वायु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या। तो ये जो होती है ये होती है ऑप्शन नंबर सी 18, 18 होती है। देखिए विभिन्न आवर्तों में जो तत्वों की संख्या है उसके हिसाब से देखा जाए तो पहला आवर्त में 2 होता है, फिर दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, ठीक है। और सातवां आवर्त जो है अभी अपूर्ण है।
चलिए नेक्स्ट देखें, तो निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो तीनों रूप में पाया जाता है वो है अधातु। ठीक है, देखा जाए तो अब तक जो ज्ञात कुल तत्वों का अधातुओं की संख्या है, तो कुल अधातु जो अब तक ज्ञात हुए हैं वो है 27। ठीक है, इसमें से 11 गैस है, 15 ठोस है और 1 द्रव्य है। जैसे कि आप ठोस में अगर हम लोग देखें, कुछ एग्जांपल्स देखे जाए, तो ठोस में आपको अधातु जो है जैसे सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ये अधातु है, ये ठोस में है। द्रव्य में एकलौता है आपको ब्रोमीन। फिर गैस में अधातु देखा जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा है जो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये एक लौह जैसी धातु है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो है वो 3.49 से 3.59 तथा द्रव्यनांक जो लगभग है वो आपको 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका मिश्र धातु लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम करती है। ये एक संक्रमण धातु है जो कि आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है, टाइटेनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है ये है ऑप्शन नंबर डी, NH2 होल ट्वाइस CO। ठीक है, यूरिया क्या है? तो ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है NH2 होल ट्वाइस CO। ठीक है, और यूरिया का जो कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है यूरिया को, और ये एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद रवेदार ठोस पदार्थ है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है और जल में अति विलय होती है। ठीक है, ये स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में मूत्र में पाया जाता है यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट है नाइलॉन। नाइलॉन बनाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएमाइड से। ठीक है, नाइलॉन जो है एक पॉलीएमाइड रेशा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की चाल निर्वात में 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये गलत है। ठीक है, देखा जाए तो ध्वनि तरंग जो है वो आपको एक तरह से एक यांत्रिक तरंग है जिसका प्रकृति जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग से होती है। ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या है तो वो निर्वात में नहीं चल सकती है और किसी माध्यम में ध्वनि का चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर घनत्व और तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर आपको देखा जाए तो यदि किसी माध्यम की जो प्रत्यास्थता E है और घनत्व अगर D है तो ध्वनि का जो चाल होगा, ठीक है, ध्वनि का जो चाल होगा वो होगा V इज इक्वल टू E बाई D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, एक विद्युत जनरेटर यानी जनरेटर रूपांतरित करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसी तरह से देखा जाए विद्युत सेल, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इसमें जो मूल मात्रक नहीं है वो है ओम, ऑप्शन नंबर डी, ओम। ठीक है, मूल मात्रक नहीं है। मूल राशि क्या होता है? तो ऐसा भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है वो मूल राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ मूल राशि जैसे देखा जाए तो द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक क्या होगा तो वो होगा किलोग्राम। फिर लंबाई एक मूल राशि है, इसका मूल मात्रक होगा मीटर। समय एक मूल राशि है, इसका मात्रक होगा सेकेंड। ज्योति तीव्रता, इसका होगा कैंडेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का जो अनुमान लगाया गया है यह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7,06,845 करोड़ रुपए। ठीक है, 7,06,845 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है प्राथमिक घाटा का
जो कि जीडीपी का आपको 2.3% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। देखा जाए तो केंद्रीय बजट 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री का उपलब्धता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो ये जो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो ये पहला स्थान है। ठीक है, देखा जाए तो दूध उत्पादन में भारत का जो है वो पहला स्थान है। फिर आपको कच्चे इस्पात में अगर देखें तो दूसरा स्थान है, अंडा के उत्पादन में तीसरा स्थान है और रेलवे नेटवर्क में ये चौथा स्थान पर है भारत। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 562.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, 562.7 अमेरिकी डॉलर रहा, बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है, जो कि दिसंबर 2022 के अंत तक जारी किया गया था। दिसंबर 2022 के अंत तक का डेटा जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया। फरवरी 2023 में किया गया G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। ठीक है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक थी गुवाहाटी असम में। ठीक है, फिर आपको देखा जाए जोधपुर राजस्थान में, तो यहाँ हुआ था आपको G20 रोजगार कार्य समूह का पहला बैठक। फिर आपको कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ हुआ था आपको G20 का वित्तीय समावेशन के लिए पहली वैश्विक साझेदारी मीटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया और इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका देने के लिए मेंटरशिप योजना चलाई जा रही है। इसमें चयनित होने वाले युवा लेखकों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? भारत सरकार ने स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी। ठीक है, भारत में पिछले 2 वर्ष में देखा जाए तो स्टार्टअप इकाइयां का जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इन सभी ऑपरेशन का शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट। ठीक है, ऑपरेशन नारकोस में देखा जाए तो नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध में देखा जाए तो इसमें रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन आहट में कहा गया था कि महिलाओं और बच्चों का जो तस्कर है उससे बचने के लिए ये ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट देखें। तो 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसमें जो मैंग्रोव वन की वृद्धि करने वाले में देखा जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, 17वीं जो वन रिपोर्ट आई है 2021 के अनुसार, इसमें मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य में उड़ीसा पहले स्थान पे है, जहां पे आपको वृद्धि जो दिखाया गया है वो है 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8 वर्ग किलोमीटर। फिर आपको दूसरा स्थान पे आता है महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको 4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आपको तीसरे स्थान पे आता है कर्नाटका, यहाँ पे 3 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये किया गया था कदमत समुद्र तट को, यानी ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप स्थित जो कदमत समुद्र तट है उसको अक्टूबर 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात और बिक्री का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, जिसे 12 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग मतलब सिंगल यूज जो प्लास्टिक था, सिंगल यूज वाले प्लास्टिक जिसको एक बार इस्तेमाल किया जाता था फिर उसको वेस्ट हो जाता था, उस प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोप 27। कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मिस्र में। कोप 27 का सम्मेलन का जो आयोजन है वो मिस्र में किया गया है, मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन में जो भारत अपनी जो है यूएनएफसीसीसी के जो दीर्घकालिक दीर्घ अवधि के लिए जो निम्न उत्सर्जन है विकसित रणनीति उसको प्रस्तुत की, जिसमें विशेषता आपको देखा जाए तो भारत जो है वो हरित हाइड्रोजन नीति की उद्देश्य को शामिल किया है। ठीक है, फिर आपको 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। फिर आपको जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथनॉल का सम्मिश्रण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? भारत के कौन सा है जो प्रमुख पदाधिकारी में सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल। ठीक है, राजस्व सचिव जो है सुनील बर्थवाल नहीं बल्कि यहाँ पर होगा संजय मल्होत्रा। ठीक है, मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान है। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां है और जो स्कोर था वो था 53.9। ठीक है, इस सूचकांक में प्रथम और अंतिम स्थान पर जो है, पहले स्थान पर आपको सिंगापुर है और अंतिम स्थान पर कौन है तो उत्तर कोरिया है। ठीक है, और ये सूचकांक जो है वो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार की कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी आयामी रूप से गरीब है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 51.91%। ठीक है, देखा जाए तो 27 नवंबर 2021 को जो नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्भरता सूचकांक 2021 जारी की गई थी, इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा बिहार की आबादी यानी 51.91% बहुआयामी रूप से गरीब है। इसे 3 आयाम पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 आयामों पर आंका जाता है इस आकलन को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसमें पद्म विभूषण देखा जाए, पद्म विभूषण तो यहाँ आपको दिया गया था 6 लोगों की घोषणा की गई थी पद्म विभूषण के लिए, और फिर आपको पद्म भूषण के लिए जो किया गया था, पद्म भूषण के लिए किया गया है कितने तो 9 लोगों को, और पद्मश्री के लिए जो किया गया है ये किया गया है कुल आपको 91 लोगों को। ठीक है, जिसमें आपको कहा जाए तो 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी एनआरआई है और 7 मरणोपरांत व्यक्ति को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर ए, सोराराई पट्टू।
ठीक है, सोराराय पोट्रू को चुना गया है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये किया गया है इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी इंदौर में। ठीक है, जनवरी 2023 में किया गया था इंदौर में। इंदौर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देखें। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में किया गया। और ये मेला वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर आधारित था। फोकस राज्य था उत्तर प्रदेश और केरल, और भागीदार राज्य था बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये है ओडिशा का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है, और इस योजना के तहत छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, बिमल जलान। ठीक है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये है महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। फेम योजना, ठीक है, फेम योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था प्रदूषण कम करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। इसके तहत डीजल और पेट्रोल की जगह पे क्या, तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, कार, तिपहिया वाहन और हल्के व भारी कॉमर्शियल वाहनों के लिए देश भर में अवसंरचना तैयार करना है। ठीक है, और इस योजना के तहत है कि महाराष्ट्र जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। ठीक है, संयुक्त रूप से किया है इन दोनों ने भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 का किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को रिलेटिविटी स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस के अनुसार इसका 85% हिस्सा जो है, 85% हिस्सा जो है वो 3D है, 3D प्रिंटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है शिवमोगा हवाई अड्डे का। एक घरेलू हवाई अड्डा है जो कि भारत के कर्नाटक में है। ठीक है, शिवमोगा शहर में स्थित है, और इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नया घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए? ठीक है, पहले देखा जाए तो 300 ग्राम चीनी है, इसमें 300 ग्राम चीनी में 40% जो है वो चीनी है। ठीक है, यानी कि कुल कितनी चीनी हो गई? तो यहाँ आपको 120 ग्राम चीनी है। ठीक है, और माना कि चीनी में हम कितना मिलाएंगे, मानते हैं एक्स मिलाते हैं, मान लिया कि एक्स मिलाना है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम कहेंगे तो 120 प्लस एक्स बाई 300, क्योंकि 300 में मिक्स होगा ना एक्स, इसलिए 50 लाना है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 60 ग्राम। ठीक है, यानी कि हमको 60 ग्राम मात्रा जो है मिलाएंगे तो 50% हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन को इज इक्वल टू 2/3, तो ए प्लस वन बाई ए कितना होगा? अगला प्रश्न है, यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इज बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू 2/3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसको करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस वन इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। ठीक है, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हुए आएंगे तो a स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 5a, ये पहला समीकरण बनेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ a से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मान लीजिए दोनों तरफ हम लोग a से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5a बाई ए, यानी कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो 13 से जब हम लोग 19 जाएंगे तो यहाँ आ रहा है आपको +6, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आएगा +11, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आएगा आपको +18, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ आएगा 27। ठीक है, +27 आ रहा है। ठीक है, सब में प्लस हो रहा है। फिर हम लोग चलिए इससे इसको करते हैं तो यहाँ आएगा +5, इससे इसको करेंगे तो यहाँ आएगा आपको +7, फिर यहाँ से यहाँ जब करेंगे तो ये आएगा +11, यानी कि इन दोनों का जब फिर लास्टली डिफरेंस निकाला जाए तो +2 +2 +2 आता है। ठीक है, तो इसलिए 75, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम लोग करेंगे +38, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? +11, सॉरी +11, हाँ यहाँ 9 होगा, सॉरी यहाँ 9 होगा, तो ये फिर इन दोनों का डिफरेंस +2, यानी कि यहाँ पर होगा आपको +38, जब इसमें हम करेंगे तो ये आ जाएगा 113, 113, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि a का 30%, b का 0.25 इज इक्वल टू c का 1/5 है, तो a b c a is to b is to c निकालना है। ठीक है, तो चलिए a का हम लोग इसको कर सकते हैं a है ना, तो इसको 3a/10 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू k मानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको गुना कर रहे हैं, नहीं यार देखो फिर से इसको देखो, इस प्रश्न में देखें तो a का 30%, ठीक है, 30/100 इज इक्वल टू b का 0.25, यानी पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू c का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग काट करते हैं तो देखा जाए तो यहाँ हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, फिर यहाँ आपको ये कट जाएगा 4 दान में 4 बार में। ठीक है, यानी कि 3a/10, यहाँ एक 0 कटा है, फिर यहाँ पर आपको b/4 हो जाएगा और यहाँ आपको c/5 हो जाएगा। इसको हम लोग मानते हैं k के बराबर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? a इज इक्वल टू आएगा 10/3 k। ठीक है, b इज इक्वल टू आएगा 4k और c इज इक्वल टू 5k। ठीक है, यानी a b c अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10:12:15। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो m प्लस n संख्याओं का औसत अगर हम लोग देखें तो m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बाई m प्लस n इज इक्वल टू m n n प्लस m बाई m प्लस n, यानी कि ये दोनों कट जाएगा, बचेगा आपको mn। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।